अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, अब हमने अभी तक जो हार्ट की एक्टिविटी देखे, दिल की जो एक्टिविटी है, कारकर्दगी को देखे, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि दिल के अंदर कितने खाने होते हैं? चार। चार में से दो ऊपर के, दो नीचे के। ऊपर के क्या बोला जाता है? एट्रिया। नीचे के वेंट्रियम। हम कहते हैं कि जो एट्रिया है वो खून को क्या करती है? कबूल करती है, रिसीव करती है। और जो नीचे वाली है वो सप्लाई करती है, देती है का काम करती है। ठीक है, यहां तक। फिर हमने कहा कि ये जो दिल की धड़कन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, सिकुड़ना और फैलना है, तो हमने कहा कि यहाँ पर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, मॉडिफाइड बाफ्ट होती है, तब्दील शुदा बाफ्ट होती है, जिसको हमने कहा था नोडल टिश्यू। तो हमने कहा कि दो टाइप की होती है, एक होती है एसए नोड, एक होती है एवी नोड। तो हमने कहा कि ऐसे नोड पे एक्शन पोटेंशियल बनता है, मायोजेनिक पोटेंशियल बनता है, करंट बनता है। तो कितने बार करंट बनेगा? तो हमने कहा कि 70 से 75, यानी इतने बार दिल क्या करेगा? धड़केगा। लेकिन एवरेज कितना होता है? 72। फिर हमने कहा कि जब भी दिल धड़कता है तो 70 ml खून वो ट्रांसफर करता है। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। एक कप चाय क्या है? क्वांटिटी। एक ग्लास जूस क्या है? क्वांटिटी। तो वैसे ही 70 ml ब्लड क्या है? क्वांटिटी। उसको क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम। फिर हमने कहा कि 70 को अगर 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 70 क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम, और 72 क्या है? कार्डियक साइकिल, कल्बी दौर, धड़कन। तो उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आती है? और कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट टोटल कितना है? 5 लीटर, 5000 ml पर मिनट। एक मिनट में 72 टाइम दिल धड़कता है, तो इसका मतलब एक ही मिनट में कितना ब्लड सप्लाई करेगा? 5 लीटर, 5000 ml। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने कहा कि खून कैसा आता है, कौन से डायरेक्शन में जाता है ना, ये पूरा कल हम लोगों ने देखा था ना। अब इससे आगे बढ़ के हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम ये बात करने वाले हैं कि हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है? कौन इसको बाकायदगी के साथ, बाज़ाब्तगी के साथ रेगुलेट करता रहेगा? जैसा आपका पंखा है, पंखे की स्पीड हमेशा आपने 3 पे रखा है तो 3 पे ही घूमेगा, 4 पे रखा है तो 4 पे रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको 3 पे रखा है और वो 4 पे जाके फिर 5 पे जा रहा है, फिर वापस 2 पे जा रहा है, फिर 1 पे आ रहा है। ऐसा खेलता है क्या वो? नहीं, उसको आपने जिस पे सेट कर दिए वही होता है। तो वैसे ही हमारा हार्ट हमेशा 72 पे सेट है, हमेशा 72 बार ही धड़केगा, हमेशा 5000 ml ही ब्लड देगा। लेकिन अगर कभी ज्यादा हो जाए और कभी कम हो जाए तो क्या होगा? तो उस वक्त यहां पर उसको रेगुलेट कौन करेगा? ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं कि कल्बी जो सरगर्मियां है उसकी बाकायदगी या उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है ना। अगर आप ये देख रहे होगे तो मैंने यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि यहाँ से इंपल्स जनरेट हो रही है और वो हार्ट को क्या कर रही है? धड़का रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रही है। अब ये क्या है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ब्रेन है, दिमाग है, और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड है, उसको हम बोलते हैं मरकजी असबी निजाम। उर्दू में हम क्या बोलते हैं उसको? मरकजी असबी निजाम। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है? नर्वस सिस्टम है। ये जो नर्वस सिस्टम है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को बोला जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब मरकजी, मरकजी असबी निजाम। तो हमारे जिस्म में जो भी काम होता है उस काम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ यहाँ क्या होता है? सोमैटिक। और उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? विस्सेरल। ऑटोनॉमिक मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका काम इनके अपने पास है, या जो खुद ब खुद वो सारे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। है ना, हम बोलते दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो हम बोलते हैं ऑटोमेटिक डोर है
है ना। तो कोई भी चीज जो ऑटोमेटिक है, तो वैसे ही हमारे जिस्म में कुछ ऐसे अज़ू है जो ऑटोमेटिक है, वो अपना काम खुद करते रहते हैं, बस उनको थोड़ा सा सिग्नल देना होता है। तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन करेगा? ऑटोनोमिक। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पेरीफेरल। पेरीफेरल किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम। नाउ अब इस बात को थोड़ा सा याद रखते हुए, ये हमारा ब्रेन है जिसको हम बोले नर्वस सिस्टम। ब्रेन और प्लस ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलकर बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये हो गया मरकजी अज़मी निज़ाम। पेरीफेरल अज़मी निज़ाम क्या है? पेरीफेरल अज़मी निज़ाम मतलब यहां से जो न्यूरॉन निकलेंगे और वो हमारे जिस्म के अलग अलग अज़ू को कंट्रोल करेगी, उसको बोला जाता है पेरीफेरल। अब अलग अलग उज़ू क्या है? तो अलग अलग उज़ू में हमारी आंख है, नाक है, कान है, जबान है, ये सारे अलग अलग उज़ू, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और इन अज़ू में भी कुछ अज़ू ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक है, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ना अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। ये छोटी से कंसेप्ट के साथ में यहां बात बता रहा हूं क्या, कि जो दिल की हमारी कारकर्दगी है, यानी उसकी एक्टिविटीज है, वो बातनी तौर पर यानी इंटरनल तौर पर, बातनी तौर पर मतलब अंदरूनी तौर पर खुद बाकायदगी पैदा करती है। खुद बाकायदगी का मतलब क्या होता है? ऑटो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑटो रेगुलेशन या ऑटो रेगुलेटेड। इसलिए इसको खुद तरतीब शुदा या इसको क्या कहा जाता है? ऑटो रेगुलेटेड कहते हैं। इस काम को मखसूस उसला, जिसको हम क्या कहते हैं? नोडल बाफ, या जिनको हम क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू। नोडल बाफ के हमने दो टाइप हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, एसए नोड और एवी नोड, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि दिल के अंदर जो भी करंट जनरेट हो रहा था, मैंने इससे पहले भी ये बात ऑलरेडी बोला हूं कि दिल के अंदर जो भी करंट जनरेट होगा, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हम उसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। क्या बोलते हैं उसको? मायोजेनिक। तो दिल अपनी कारकर्दगी को खुद ही बाकायदगी ज़ाब्तगी के साथ कंट्रोल करेगा, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑटो रेगुलेटेड। और दिल के अंदर जो भी इंपल्स बन रहा है, करंट बन रहा है, उसकी वजह से इसको बोला जाता है मायोजेनिक। फिर हम ये करें कि एक खास अज़बी मरकज जो कि कहां पर मौजूद होता है? मेड्यूला एब्लोंगेटा। कहां पर मौजूद होता है? एब्लोंगेटा। मेड्यूला एब्लोंगेटा ये क्या है? मेड्यूला एब्लोंगेटा ये हमारे दिमाग का एक पार्ट है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा जो पार्ट है, ये पार्ट को बोला जाता है मेड्यूला एब्लोंगेटा। ये मेड्यूला एब्लोंगेटा है जो किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला है? हार्ट की, दिल की। तो याद रखना है कि एक खास अज़बी मरकज़ा, और ये जो अज़बी मरकज़ा है ब्रेन का पार्ट है, दिमाग का पार्ट है, वो कौन है? मेड्यूला एब्लोंगेटा, जो क्या करता है? दिल की कारकर्दगी को, दिल की एक्टिविटी को बनाए रखने में क्या करता है? मदद रखता है, यानी कंटिन्यू रखता है, उसको हमेशा मेंटेन करेगा। ये काम कौन कर रहा है? दिमाग का मेड्यूला एब्लोंगेटा। तो दिल है, दिल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करना है, तो ये काम कौन कर रहा है? ब्रेन, दिमाग। और दिमाग में भी ये कौन कर रहा है? मेड्यूला एब्लोंगेटा। क्या नाम है? एब्लोंगेटा। याद रहेगा ना। अब इसमें एक और चीज है क्या, जो मैंने यहां पर आपको बताया क्या, कि इस अज़बी मरकज में खुद मुख्तार अज़बी निज़ाम, खुद मुख्तार मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है? इस मेड्यूला एब्लोंगेटा की क्या करता है? मदद करता है। तो क्या है? हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं मेड्यूला एब्लोंगेटा। उस मेड्यूला एब्लोंगेटा की मदद करने वाला एक और सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको उर्दू में हम क्या बोल सकते हैं? खुद मुख्तार अज़बी निज़ाम। क्या बोल सकते हैं उसको? खुद मुख्तार अज़बी निज़ाम। अब क्या होता है कि ये जो अज़बी निज़ाम ये क्या करते हैं? ये दो तरह के सिग्नल जनरेट करते हैं, दो तरह से दिल की कारकर्दगी को कंट्रोल करते हैं। क्या? अगर दिल की कारकर्दगी कम हो रही तो वो बढ़ाएंगे, और अगर बहुत बढ़ गई तो थोड़ा
यानी हमेशा उसको मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे, बराबर रखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि असबी इशारे जो कि कहां से निकल रहे हैं, एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें से एक को कहा जाता है सिंपैथेटिक। क्या कहते हैं उनको? सिंपैथेटिक के जरिए से आते हैं, यानी जो असबी इशारे आ रहे हैं, असबी इशारे मतलब सेंसरी इंपल्स, सेंसरी इंपल्स, या जिसको हम बोलेंगे वो सिग्नल जिसकी वजह से हार्ट क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा। हार्ट की जो एक्टिविटी है यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो कहां से आने वाला है, सिंपैथेटिक। तो क्या होता है, दिल की धड़कनों को ये क्या करता है, बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ ये वेंट्रिकल की क्या करेंगे, सिकुड़ने की सलाहियत को भी क्या कर देगा, मजबूत। अगर वेंट्रिकल मजबूती से सिकुड़ेगा इसका मतलब ब्लड क्या हो रहा है, पंप फास्ट और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से कल्बी जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ाना है, वो कम एक तो हो गया, चलो कम हो गया इसलिए बढ़ाना है। दूसरा नॉर्मल से बढ़ाना है। नॉर्मल से कब बढ़ाना पड़ेगा, एटीपी की जरूरत हाँ, जब आपको एटीपी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। एटीपी की जरूरत कब ज्यादा पड़ेगी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई मुश्किल में आ गए, जैसा डॉगी पीछे पड़ गया। तो डॉगी अगर आपके पीछे पड़ गया तो आपको एटीपी की जरूरत क्यों चाहिए, भागने के लिए, उससे बचने के लिए। तो उस वक्त आपके जिस्म को तवानाई चाहिए, और तवानाई के लिए आपके जिस्म को क्या चाहिए, ग़िज़ा, और ग़िज़ा को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और ग़िज़ा ये दोनों पहुंचाने का काम कौन करता है, खून। तो खून को सप्लाई करने का काम कौन करता है, हार्ट। और हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल कौन दे रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एएनएस को बोलेगा, एएनएस सिंपैथेटिक नर्वस के थ्रू किसको बोलेगा, हार्ट को, कि भाई अब तुमने तुम्हारी एक्टिविटी को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तभी जाके खून का सप्लाई क्या हो जाएगा, खून का सप्लाई अगर बढ़ गया तो खाना ज्यादा मिलेगा सेल को, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर तवानाई, और हम तोते से आगे। ठीक ना, दूसरी जानिब क्या हो गया, अब कुत्ता भी रुक गया, तब आपने भी रुक जाना चाहिए, यानी हार्ट ने भी रुक जाना चाहिए। तो हार्ट की जो एक्टिविटी बढ़ी थी अब वो वापस से नॉर्मल होना चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है, दूसरी जानिब एक और सिस्टम होता है, इसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक असबी निज़ाम। तो ये क्या करते हैं, ये इंपल्स जनरेट करते हैं, इशारे जनरेट करते हैं, असबी इशारे जनरेट करते हैं, जो क्या करते हैं, दिल की धड़कनों की तादाद को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब जैसे दिल की धड़कन कम होगी तो वेंट्रिकल से जो खून निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो सप्लाई खून का कम हो जाएगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब धीरे 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 आप क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। क्या लगता है कितनी सेकंड लगती है, आप चलकर आ रहे हैं, आप भागकर आ रहे हैं, सांस फूल रही है, 2-4 मिनट के बाद आप क्या हो जाते हैं, बातें करते करते भूल भी जाते हैं, है ना। तो इस तरह से, और साथ ही वो क्या करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल है उसके गुजरने की रफ्तार को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। क्या बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, कि हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे जिस्म के अंदर जो असबी निज़ाम है, उस असबी निज़ाम के अंदर दो है, एक मरकजी असबी निज़ाम है और एक पेरिफेरल असबी निज़ाम है। पेरिफेरल असबी निज़ाम में एक और निज़ाम है जिसका नाम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक निज़ाम कौन है, सिंपैथेटिक, दूसरा कौन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या करेगा, जो एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर देगा, कम कर देगा। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उसके अंदर बाकायदगी रहती है, उसमें क्या होती है, बाज़ाब्तगी होती है, उसके अंदर हमेशा तवाज़ुन होता है। बहुत अच्छा अल्फाज बोले मौलाना, बहुत उसमें तवाज़ुन होता है। तो ये तवाज़ुन के लिए हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करने वाला है, फिर ब्रेन। और ब्रेन में भी कौन करने वाला है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किसको रेगुलेट करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप,
सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक अगर सिग्नल करेगा तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हार्ट की एक्टिविटी बढ़ गई, वापस नॉर्मल लाना है तो कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये पूरा फंक्शन होता है। नाउ अब ये वाला जो सिस्टम था, ये वाला सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था। एक और सिस्टम होता है जो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है, इसको हम आगे चल के पढ़ने वाले, उस वक्त और डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात याद रखिए, इंडोक्राइन का मतलब है यहां पर क्या होने वाले? हार्मोन्स। कौन काम करने वाला है? हार्मोन्स। यानी यहां पर ये जो काम है ये किसकी मदद से किया जाने वाला है? केमिकल्स। ये जो काम हुआ था ये किसकी मदद से हुआ था? खलिए। न्यूरॉन कौन है? सेल है, खलिए है। लेकिन यहां पर ये इंडोक्राइन सिस्टम में कौन है? हार्मोन एक तरह का केमिकल है। यानी जब हम किसी खतरे में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ केमिकल भी निकलते हैं, और वो केमिकल हमारे हार्ट की एक्टिविटी को, हमारे दिल की एक्टिविटी को, कारकर्दगी को क्या करते हैं? बाकायदगी के साथ कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो वो कौन है? तो एक नाम है एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन। क्या नाम है इनका? एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास जो किडनी है, कौन है? किडनी। इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है इस ग्लैंड का? एड्रीनल ग्लैंड। जैसे इस एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल मिलता है, क्या सिग्नल मिलता है? कि बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ तो खतरा है, कुछ तो टेंशन हो गया, तो उस वक्त इस एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा, और ये क्या करेगा? ये रिलीज करेगा इमरजेंसी हार्मोन। ये हमारे जिस्म में क्या रिलीज कर देगा? इमरजेंसी हार्मोन। और ये इमरजेंसी हार्मोन क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमारे जिस्म को ताकत देंगे। इमरजेंसी क्या हो सकती है? कोई भी सिचुएशन है, जैसे अभी हमने डॉगी वाली एग्जांपल लिया, कुत्ता आपके पीछे लग गया, इमरजेंसी सिचुएशन है। आप कहीं पर गिर गए, इमरजेंसी सिचुएशन है। एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन है। कोई झगड़ा हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा, और जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा तो वो क्या रिलीज कर देगा? इमरजेंसी हार्मोन। और ये जो इमरजेंसी हार्मोन है ये हमारे जिस्म के क्या बढ़ा देंगे? कार्डियक आउटपुट। यानी वेंट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वेंट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड अगर बढ़ गई तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बन गया, यानी ब्लड की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। अब खून हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। उसकी वजह से हमारे जिस्म में एटीपी की मिकदार बढ़ जाएगी। जैसी एटीपी बढ़ी तो हमारा बॉडी खुद ब खुद क्या करेगा? एक्टिविटी ज्यादा करने लगेगा। इस तरह से हमारे जिस्म में दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक हमारा ब्रेन करता है, दूसरा कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन? लबलबा। असल में ये लबलबा इसका पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, जो हमने पढ़ा था ना, पैनक्रियास, बुलबुला, है ना। तो वो लबलबा जो है, वो लबलबा यानी पैनक्रियास है, वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड इसका पार्ट है। किसका? इंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, कोलेजन नहीं, ग्लाइकोजन। कोलेजन नहीं, ग्लाइकोजन, है ना। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, और हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है या घटाना है। इसके लिए हमारे जिस्म के अंदर दो सिस्टम काम कर रहे हैं। एक सिस्टम वो है जिसको हम कह रहे हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हमारे अज़बी निजाम यानी हमारा ब्रेन वाला पार्ट, और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स। याद रहेगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, अपने पास लिख के रखिए। समझ में आ रहा है? हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं है, इसलिए अब आप इसको गनीमत जानिए। मौलाना सुफियान, मंसूर, अपन जो इतना स्लो चल रहे हैं उसका रीजन ये है कि अभी सारी चीजें याद हो जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है। रमजान में शायद हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो अभी इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम फटाफट जितना पढ़ सकते हैं हम पूरी चीजें पढ़ देंगे, ठीक। तो आप लोगों के पास और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग स्पेशली
2023 का नीट एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, चलिए ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है? एड्रिनल ग्लैंड कब काम करेगा और सिंपैथेटिक कब काम करेगा? दोनों एक साथ काम करेंगे। ब्रेन सिग्नल देगा और इधर से कौन सिग्नल रिलीज हो गए? हार्मोन्स। जैसा आप लोगों ने अक्सर ये एक और सिचुएशन को फील किया होगा, जैसे आप स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज पे जाते से दिल की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वो जो कंडीशन है उस वक्त भी आपका ब्रेन आपके हार्ट को सिग्नल कर रहा होता है, तो आपके वेंट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया होता है? बढ़ गया होता है। उस वक्त आपके जिस्म के अंदर हार्मोन निकल रहे होते हैं, वो भी आपके एक्टिविटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हो। तो अचानक में आपकी बॉडी में पसीना आना शुरू होता है। फिर जैसे ही आप देखते हैं कि सामने वाले आपको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, अब आपको बोलते हैं तो धीरे 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 आपकी हार्ट की एक्टिविटी रिलैक्स होती और आप धीरे धीरे सुकून में आ जाते हैं। तो उस वक्त कौन काम कर रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो आपके हार्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं बीमारियों की। दौरानी खून से मुताल्लिक कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों की अब हम बात करने वाले हैं। तो दौरानी निजाम की बीमारियां, या उसको हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ सबसे पहली जो बीमारी है जिसको अक्सर आप लोग सुनते भी होंगे, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं? आमतौर पे हम बीपी के नाम से जानते हैं। हाई ब्लड, लो ब्लड। तो यहां हम हाई ब्लड की बात कर रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहे। हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर का एक और नाम है, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं? तो हाइपर मतलब हम बोलते हैं ना कि कभी झगड़ा हो गया तो हम बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा। एक आदमी जब बहुत गुस्से में आता है तो लोग बोलते हैं कि हाइपर मत हो जाओ भाई, है ना, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाइपर, हाइपर का मतलब क्या हो जाता है? गुस्से में बहुत ज्यादा। हाइपो मतलब कम। हाइपर, हाइपो। हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है? जब ब्लड की स्पीड बहुत ज्यादा हो, रफ्तार जब बहुत ज्यादा हो, तो उस रफ्तार की वजह से खून की नालियों के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, खिंचाव होता है, यानी वो फट जाएगी। इसलिए उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। इसीलिए अक्सर कि आपने सुना होगा कि यार क्यों डेथ हो गई, क्या हो गया, तो मालूम पड़ा कि इनको हाइपरटेंशन हो गया था या इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, इसलिए दिमाग की नस फट गई और उनकी क्या हो गई। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप पे क्या होती है? अलग अलग बीमारियां होती है, डिजीज होती है। ठीक है ना। अब हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे? जब हाइपरटेंशन के माने क्या है? हाइपरटेंशन के माने ये है, खून का जो दबाव है वो मामूल या नॉर्मल, नॉर्मली कितना होना चाहिए? 120/80। लेकिन अगर वो 120/80 से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो आमतौर पे हमारा नॉर्मल या मामूल के हिसाब से जो ब्लड का प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? वो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80। क्या होना चाहिए? 120/80। बट अगर ये 120/80 ना हो और ये उससे ज्यादा हो जाए, तब आप उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। कितना ज्यादा हो जाए? फॉर एग्जांपल किसी के बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है 140/90 हो गया, 140/90 हो गया, दैट टाइम आप बोलेंगे कि ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बल्कि आप बोलेंगे कि ये क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। नाउ इसमें जब हम इसको काउंट करते हैं, जैसा हम दूध को लेना है तो हम लीटर में, केले लेना है तो डजन में, तो इसी तरह से ये जो ब्लड का प्रेशर है इसको क्या में काउंट करते हैं? तो इसकी पैमाइश में हम क्या लेते हैं? 120 mmHg। mmHg मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब मर्क्यूरी, यानी पारे का हम क्या कहते हैं? 120 mm दबाव है। और ये जो दबाव है ये है सिस्टोलिक। ये जो 120 है, ये 120 दबाव किसका है? ये सिस्टोलिक। तो ये जो दबाव है, ये दबाव वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। किसका दबाव है? ये वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, या जिसको दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? पंपिंग प्रेशर। क्या कह सकते हैं हम उसको? पंपिंग प्रेशर। और पंप करने का काम कौन कर रहा है? वेंट्रिकल। और इसी तरह से 80 mmHg
जिसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर। तो ये जो डायस्टोल होगा ये भी किसका होगा, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल होते वक्त ब्लड का प्रेशर कितना रहना चाहिए, सिर्फ 80 mmHg। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg। तो हम बोलेंगे कि इसके बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, अब नॉर्मल नहीं रहा। तो अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये दिल की बीमारियों को जाहिर करता है। क्यों, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअसली चलता रहा तो ये दिमाग को, साथ ही साथ हमारे गुर्दे को ये क्या कर देगा, मुतासिर कर देगा। इसीलिए अक्सर ये होता है कि दिमाग के अंदर नस फट गई या किडनी के अंदर कोई इश्यू हो गया, इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आज हमारी सोसाइटी के अंदर ये ब्लड प्रेशर वाली बीमारी इतनी है कि लोगों को गोलियां खाना पड़ रही है। उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन में से जो सबसे बड़े रीजन है वो साइकोलॉजिकल टेंशन है। हम देखते हैं कि आज हमारे पास सोसाइटी में क्या होता है, लोग बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है, फैमिली के सिस्टम को लेकर परेशान है, अर्निंग को लेकर परेशान है, जॉब्स को लेकर परेशान है, बच्चों की तरबियत को लेकर बहुत सारे परेशानियां हैं। और ये परेशानियां अगर आप देखेंगे तो ये परेशानियां बहुत आसानी से हल हो सकती, लेकिन इनको सॉल्व नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसके ऊपर हम कभी भी इस अंदाज में नहीं सोचते कि यार हमारी फितरत में क्या है। हमारी फितरत में ये है कि हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी फितरत में हम किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते, फिर भी हम धोखा दे रहे हैं। तो जब अब हम ये ऐसे काम करते हैं जो हमारी फितरत से बगावत करते हैं, तो फिर हमारे दिमाग पे उसकी वजह से क्या क्रिएट होना शुरू होता है, टेंशन। और उस टेंशन का असर फिर कहां पर होता है, हमारे दिल पर। इस तरह की बीमारियां फिर हमारे अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। ये लोग बोलते हैं क्या, जब बीपी या प्रेशर की गोलियां खाते हैं तो वो बाद में खत्म नहीं होती करती। हाँ, बात लगे तो बीपी शुगर एक तरह से क्या है कि इस तरह की जो मेडिसिन है ये एक मर्तबा लग गया, क्या मतलब ये होता है कि यार लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि अगर हमारे जो मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, अगर हम उनको दूर कर दें, भाई फॉर एग्जांपल किसी कोई बूढ़े हैं, अब उनको ये बात मालूम है कि यार किसी जमाने में मैंने कोई फला मेरे वालिदैन के साथ, मेरे भाइयों के साथ या किसी के साथ कोई हरकत किया था, वो उनके दिमाग में घूमते रहती है। अब अगर वो माफी मांग ले या वो किसी को माफ कर दे या किसी का हत्या के रखा हुआ था उसको बचा बचा के रखने में इधर केस पे केस चल रहे हैं, तो वो वापस दे दे भाई जिसका उसको। ये इस्लाम ने जो सिस्टम बताया ना, वो अगर हम फॉलो करने लग जाए ना, तो मेरे को लगता है कि हमारा जहन से ना साइकोलॉजिकल जितने प्रेशर है वो सब खत्म, है ना। खनात वाली जो जिंदगी की हम बात करते हैं, एक घर है, एक से डबल घर होना, 3 घर होना, फिर 4 गाड़ियां ना, बंगला इंगला, ये सारी चीजें असल में क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का। अगर आज हम इसको अगर लोगों के सामने रखेंगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या नई चीज लाई, जबकि ये सबसे बड़ी हकीकत है ना। चलिए ना, उसके बाद जो दूसरी बीमारी है उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी बीमारी। कल हमने कब पढ़े थे कोरोनरी, याद आ रहा है किसी को, कोरोनरी सिस्टम हमने पढ़ा था, क्या था कोरोनरी सिस्टम, क्या था, जो खून था वो खून कहां से कहां जाने वाला है ना। खून मैंने कल बोला था कि खून जो होगा वो कहां से कहां जाएगा, खून कहां से कहां जाने वाले हैं, दिल से दिल को। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप खाना बनाते हैं तो आप खाना सबको बांट देते हैं, खुद खाते हैं या नहीं खाते, खाते हैं। तो वैसे खून जब सबको खून दे देगा तो उसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको भी तो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो फिर वो कैसा, तो वो जो सिस्टम जो खून दिल से दिल को देगा, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, कोरोनरी सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको, कोरोनरी सिस्टम। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, इस बीमारी को अक्सर आर्थेरोस्क्लेरोसिस, क्या है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस,
आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्थेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली ये कल्बी उज़लात को खून फराहम करने वाली कुछ नालियां हैं, उनके अंदर ये असरअंदाज होता है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस है क्या? बेसिकली ये कैल्शियम, कोलेस्टेरॉल और बाफ्ट के जमा होने से पैदा होती है। यानी ये नली है ना, ये खून की नली है जो क्या करने वाली है? खून देने वाली है। तो इस पाइप के अंदर देखिए यहाँ पर इस तरह से क्लॉट बन गया, ये जम गया। इसके जमने की वजह से क्या होगा? खून आगे पास नहीं होगा। जब खून आगे पास नहीं होगा तो दिल के मसल्स को, बाप को खून नहीं मिलेगा। खून नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिलेगा तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि बाईपास हुआ। बाईपास सर्जरी क्या है? यही है कि ये इसको निकाल देना है, वो ब्लड वेसल जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया, खून सप्लाई नहीं हो रहा, उस ब्लड वेसल की जगह दूसरा बाईपास शॉर्टकट ब्लड वेसल भी निकाल देते सर। सीधा दूसरी ब्लड वेसल ऐड कर दे। ये ब्लड वेसल को छोड़ देते, इसकी जगह दूसरी ब्लड वेसल, ताकि वो खून सप्लाई हो। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? शरीयान। तो इससे क्या होता है? जो शरीयान है उस शरीयानों का लूमन क्या हो जाता है? तंग। यानी ये कोई शरीयान है, ये शरीयान से ब्लड सप्लाई हो रहा था, अब इस शरीयान के अंदर धीरे धीरे क्या हो गया? क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग होने की वजह से क्या हो गया? अब ब्लड का सप्लाई क्या होने वाला है? रुक जाने वाला है। तो या तो आप इसका क्या करो? एंजियोग्राफी, सुनेंगे ना आपने, एंजियोग्राफी, या फिर इसका क्या कर दो? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है? यहां पर आप क्या करो? इसको निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका यह है कि इस ब्लड वेसल के अंदर आप क्या करो? इस ब्लड वेसल के अंदर एक रिंग ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? रिंग। और ये जो क्लॉट था, ये क्लॉट की वजह से वो क्लॉट क्या होगा? इस रिंग के पीछे छुप जाएगा ना, वापस से रास्ता बन गया, ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद ये रिंग के अंदर भी इस तरह से जमा हो जाएगा, तो फिर वापस से प्रॉब्लम। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो अगर प्रॉपरली प्यूरिफाइड नहीं होगा, हम आगे चल के पढ़ने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम, खून की सफाई का निजाम, तो ये होता है कि अगर हमारा खून सही तरीके से प्यूरिफाई नहीं हो, फिल्टर नहीं हो, उसमें से वेस्ट मटेरियल नहीं निकले, तो वो वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे खून की नाली में क्या होना शुरू होते हैं? जमा होना शुरू होते हैं। स्पेशली कौन से मटेरियल जमा हो रहे हैं? कैल्शियम। कैल्शियम ये हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है। अब अगर कैल्शियम ही खून में जमा होना शुरू हो गया तो मजबूत तो नहीं बना देगा, उसके अंदर क्या करेगा? पहाड़ बना देगा, जिसको पास खून नहीं करेगा। इसी तरह से कौन है? कोलेस्टेरॉल, लिपिड। और इसी तरह से कौन है? बाफ्ट है, टिश्यूज है, जो भी मुर्दा बाफ्ट होंगी वो वहां जाके जमा हो जाएगी, नतीजे में खून को जाने का रास्ता बंद। और खून जाने का रास्ता अगर बंद हो गया तो नतीजे में क्या होगा? ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सर उसको निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं ना इसको निकालने के लिए भी बताया ना मैंने, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन निकालने का मतलब, अभी कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि मेडिसिन के जरिए, दवाओं के जरिए जो नालियां बंद है उसको, ब्लॉक को ओपन करते हैं। तो अलग अलग इसके सिस्टम से अलग अलग इलाज है। आमतौर पे जो आजकल हम सुन रहे हैं उसमें क्या है? एंजियोग्राफी है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, बाईपास सर्जरी है, ये है। किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, खून का जो फिल्ट्रेशन का इश्यू हो रहा है वो हो सकता है। ठीक ना। उसके बाद है एंजीना। क्या नाम है एक और बीमारी का? एंजीना। इस बीमारी को एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? एंजीना पेक्टोरिस। अब एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है? इसमें इसकी जो बड़ी अलामत है वो क्या है? इसमें सीने में एक शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट होता है। क्या हो रहा है? एंजीना पेक्टोरिस में जो सीना है उस सीने में क्या होता है? एक शदीद किस्म का क्या स्टार्ट होता है? दर्द होता है। जब कल्बी उज़लात में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो क्या हो जाती है? नाकाफी। यानी जो हार्ट है, हार्ट को पहुंचने वाला जो खून है, उसमें अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके सीने में क्या होगी? चमक, दर्द।
उसको बोला जाता है एंजीना। एंजीना किसी भी मर्द या औरत को किसी भी उम्र में हो सकती है, अलबत्ता ये अधेड़ और ज्यादा उम्र के लोगों में आम होती है ना। ये दौरान खून को क्या करती है, मुतासिर करने वाले हालात की वजह से होती है। दौरान खून को मुतासिर करने वाले हालात क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। किसी ने बहुत खा लिया, अक्सर में सीना दुख रहा है ना, पेट गैसेस हो गई तो चमक निकलती है ना। कुछ लोग होते हैं जो फॉर एग्जांपल अगर बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नतीजे में सीने में क्या स्टार्ट होगा, दर्द स्टार्ट होगा। एकदम ज्यादा भागने की वजह से। हाँ मतलब ये भागने के दौरान भी है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ये ऊपर नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस वक्त यहाँ पर क्या होगा, सीने में तकलीफ होगी, नतीजे में वो बीमारी होगी जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंजीना। तो एक बीमारी वो थी जिसको हमने क्या कहा, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरी बीमारी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और तीसरी बीमारी कौन है, एंजीना। नाउ एक और बीमारी जिसको आमतौर पे हम लोग सुनते रहते हैं, वो क्या है, वो है हार्ट फेलियर। क्या है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हार्ट फेलियर से मुराद, अब पहली बात तो ये है कि यार हम आमतौर पे फेलियर किसको बोलते हैं, फेलियर किसको बोलते हैं, हमारा फॉर एग्जाम्पल नीट फेल हो गया, क्या मतलब है नीट फेल हो गए, नीट एग्जाम को पास करना चाहिए था, पास नहीं करे, मतलब जो रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफिल करनी थी, जो जरूरत उन्होंने फुलफिल करनी थी, वो जरूरत उन्होंने फुलफिल, इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए, नाकाम हो गए, पीछे रह गए। वैसे ही हार्ट फेलियर के मामले में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिल की वो कैफियत जब ये बदन की जरूरत के मुताबिक खून की सप्लाई नहीं कर रहा है, यानी जो इसका काम है असल में हो गया है खून को सप्लाई करना, लेकिन ये खून को सप्लाई करने में क्या हो गया, नाकाम, तब इसको बोला जाता है हार्ट फेलियर। तो आमतौर पे हमारे पास हार्ट फेलियर को लेकर हमारे पास अगर किसी की भी डेथ होती है, एंजीना की वजह से होने दो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो, तो हम लोगों को सिर्फ एक ही बीमारी समझ में आती है और वो है हार्ट अटैक। उसके अलावा हमको कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने अगर एडमिट भी कर दिया तो हम ये बोलते हैं कि वो हार्ट अटैक आया, अरे भाई वो हार्ट फेलियर भी हो सकता है कि खून की सप्लाई क्या हुई थी, कम हो गई थी, समझे। आ रहे हैं इस पे, हम बस आगे आ रहे हैं। नो इसको बाद औकात कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि फेफड़ों में इस बीमारी की खास वजह होती है। क्या खास वजह हो सकती है इस फेफड़े में बीमारी की, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज उस वक्त कहते हैं, हार्ट फेलियर उस वक्त कहते हैं जब ये फेफड़ों से मुताल्लिक हो। अगर फेफड़े उतनी ऑक्सीजन ना दे जितनी चाहिए तो ब्लड उतनी ऑक्सीजन लेकर नहीं आएगा। फेफड़े ऐसा क्यों करेंगे, फेफड़े के अंदर ये कंडीशन क्यों आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन है। क्या हो गया, उसके अंदर म्यूकस का नंबर, म्यूकस की तादाद बढ़ गई, म्यूकस की क्वांटिटी बढ़ गई। म्यूकस की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जो एक्सचेंज सरफेस था, तबादले वाला जो हिस्सा था वो कम हो गया। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा जो ऑक्सीजन को पास होने के लिए जरूरी क्या है, कि वो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी की मेम्ब्रेन, याद आ रहा है क्या, वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो थिन होना चाहिए थे, लेस देन 1 mm, याद आ रहा है, तो लेस देन 1 mm की बजाय वो बड़ी हो गई। अब ऑक्सीजन आसानी से पास, ऑक्सीजन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, नतीजे में क्या हो गया, उसको हार्ट फेलियर हो गया। तो लंग फेफड़ों की वजह से अगर ये डिजीज हो रही है हुमेराबाजी, तो दैट टाइम इस डिजीज को क्या बोला जाता है, कंजेस्टिव, क्या बोला जाता है, हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं इसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वो वाला है, वो वाला क्या है, एम्फेसीमा। हाँ मतलब इस तरह की कंडीशन में ना, इस तरह की कंडीशन में जब म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है ना, कोई सिगरेट पीने वाले उनके अंदर वो, हाँ तो उनको भी ये हो सकता है। इसलिए अक्सर आप जो बड़े बूढ़े जो सिगरेट वगैरह पीने वाले रहे ना, उनको देखना, उनको सीधा आईसीयू में लिया गया। आईसीयू वाले तो सीधा इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या करते हैं,
मास्क लगाते हैं ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि फेफड़ों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो नतीजे में ब्लड में मतलब ये है था कि ज्यादा अगर आप सामने रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है। नाउ हार्ट फेलियर बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट फेलियर बहुत अलग है। किससे अलग है? कार्डियक अरेस्ट। किससे अलग है? कार्डियक अरेस्ट। अब ये कार्डियक अरेस्ट क्या है? अरेस्ट करना मतलब पकड़ना, यानी किसी और काम को करने से रोक देना। अरेस्ट करना मतलब क्या है कि कोई भी काम वगैरह है, चोर है, चोर क्या करता रहता है? चोरी। तो आपने अरेस्ट कर लिया मतलब उसको चोरी करने से रोक दिए। तो वैसे ही कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? जिसमें दिल की हरकत क्या हो जाती है? बंद। दूसरा है दिल का दौरा। दूसरा क्या है? दिल का दौरा। और ये दिल के दौरे को हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं हम इसको? हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा पड़ गया बोलते हैं। तो जिसमें क्या होता है? जिसमें खून की नाकाफी सप्लाई की वजह से क्या होता है? कल्बी उज़लात अचानक क्या हो जाता है? खराब। और कल्बी उज़लात क्या हो जाते हैं? डैमेज, खराब हो जाते हैं। उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। तो हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक अलग अलग टर्म्स है। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है? इसमें बदन को जितनी खून की सप्लाई चाहिए वो नहीं मिल रही है। दूसरा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए है क्योंकि वहां पर फेफड़ों ने जितना ऑक्सीजन देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या हो गया? दिल की हरकत अचानक में क्या हो गई? बंद हो गई, बंद। ठीक। और तीसरा क्या है? दिल का दौरा। दिल के दौरे में क्या होता है? अगेन खून की नाकाफी सप्लाई हो रही है, और वो खून की नाकाफी सप्लाई की वजह से कौन से उजलात? यानी कोरोनरी सिस्टम का प्रॉब्लम है। यहां पर किसका प्रॉब्लम है? सिस्टमिक सर्कुलेशन का, यानी हार्ट से पूरे बॉडी को जो सप्लाई होने वाला काम था वो प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर क्या है? दिल से दिल को, हार्ट से हार्ट को, कोरोनरी वाले सिस्टम में यहां पर डिफेक्ट आ गया। बाकी का पूरा जिस्म वाला काम सिस्टमैटिक चल रहा है, लेकिन दिल से दिल को जितना खून मिलना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उसको बोला जाता है दिल का दौरा। ठीक। ये जो टेंशन की वजह से है, ये जो है, ये जो कैफियत है, ये जो सिचुएशन है, ये अलग अलग तरह की है। जैसे कोई इंसान है, नॉर्मली हमारा जो सोचने का अंदाज है वो क्या है, किधर सोच रहे हैं हम, क्या चीज के ऊपर हमने सोचना चाहिए था। तो हमने क्या करा? हम इतने सोच में मगन हो गए कि ब्रेन को, दिल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना मुश्किल जा रहा है। हमने पढ़ा ना अभी, ब्रेन किसको कंट्रोल करेगा? हार्ट को। है ना? आप गाड़ी चला रहे, आप गाड़ी चलाते चलाते आप बाजू आजू देखते ही नहीं, आप सीधा ही देख रहे हैं। अब बाजू वाला जब आएगा तो टकरा जाएंगे। वैसे ही ब्रेन है, इसलिए हमको कहा जाता है कि हम अपने आप को क्या रखें? रिलैक्स। क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारे काम चल रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। चलिए, इस तरह से ये सबक हमारे यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। चलिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज्वाइन करिए फास्ट।